एल्केन के हेलोजनीकरण से एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे थे आप। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से एल्केन का हेलोजनीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा उत्पाद बनते हैं। और चूंकि उसमें एल्केन से जब अपन एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो एक से अधिक उत्पाद बनने के कारण से इस विधि को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। फिर भी यदि ज़्यादा उत्पाद बनते हैं तो उन उत्पादों को हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। जैसे मेथेन के क्लोरीकरण से मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण बनता है। इसी प्रकार से अपन ने ये किया था, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा और लगभग ने सबसे सही भी बताया कि नियोपेंटेन, अब चूंकि नियोपेंटेन में केवल प्राथमिक कार्बन से ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए नियोपेंटेन के हेलोजनीकरण से जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो ये हो जाएगा नियोपेंटिल क्लोराइड। इस यौगिक का क्या नाम हो जाएगा? नियोपेंटिल क्लोराइड। इसी प्रकार से दूसरा अपन बात कर रहे थे संभवतः ये यौगिक होगा जिसको आप आइसोपेंटेन कहते हैं। इसका जब क्लोरीकरण होता है तो आपको ये देखना पड़ता है कि कितने प्रकार के कार्बन हैं। तो कार्बन के प्रकार में ये देखिए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अब इन दोनों 1 डिग्री, तीन है जो 1 डिग्री, इनकी बात करो आप, इन तीनों में ये 1 डिग्री लिखा है मैंने, इसलिए यहाँ लिखा है, ये कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, ध्यान रखना आप। तो यहाँ जो मैं ये कह रहा हूँ, तो यहाँ से जब H हटाओगे तो पहला उत्पाद बनेगा जो मैं यहाँ बना देता हूँ CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। दूसरा कौन सा उत्पाद बन जाएगा जब आप यहाँ से H हटा रहे हैं? CH3 CH CH3 CH, यहाँ Cl आ जाएगा। तीसरा उत्पाद इधर लिख रहा हूँ मैं एक बार, CH3 C CH3 Cl CH2 CH3। और जो चौथा उत्पाद आएगा वो ये दोनों कार्बन चूंकि सिमिलर है, इसलिए ये लिख रहा हूँ मैं CH2 Cl CH2 CH3। और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इनमें सबसे जो मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा वो ये होगा, मेन प्रोडक्ट ये होगा। क्यों हो जाएगा मेन प्रोडक्ट? मेन प्रोडक्ट ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें तृतीयक, जो अपन बात कर रहे थे, तृतीय मुक्त मूलक का स्थायित्व तो ज़्यादा होता है, द्वितीय का उससे कम, प्राथमिक का उससे कम और मेथिल का सबसे कम। इसलिए सबसे महत्व, सबसे जो अधिक मात्रा में जो उत्पाद बनेगा वो ये है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये मुख्य उत्पाद होगा। ये बात अपन कर चुके थे। इसके बाद अपन बात ये भी स्टार्ट कर चुके थे कि दूसरी जो इसकी विधि थी, एल्कीन के हाइड्रोहेलोजनीकरण से, और हाइड्रोहेलोजनीकरण में मैंने आपको ये बात बताई थी कि H हाइड्रो के लिए आता है, हाइड्रो, X हेलोजन, तो आप किस यौगिक से क्रिया करेंगे? तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एल्कीन व एल्काइन
ये एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एल्कीन और एल्काइन दोनों के अंदर पाईबंद है। जिन यौगिकों में पाईबंद होगा वे यौगिक मूलतः इसमें गौर कीजिए आप, ज़्यादा कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाइए, मान लो मूलतः से मतलब ये है, तो वो दर्शाएंगे योगात्मक अभिक्रिया। और योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा? योगात्मक अभिक्रिया में एक टूटना है, सिग्मा या पाई में से एक टूटना है। पहले कौन सा टूटेगा? कोरोना चल रहा है, कोरोना तो बार बार गाइडलाइंस आ रही है। बच्चे और वृद्ध लोगों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर है, दुर्बल हो गए एक तरह से। और सिग्मा और पाई में 5-6 क्लास पहले बता दिया मैंने कि पाई बंद दुर्बल होता है, पार्श्ववर्ती व्यापक से बनता है। इसलिए जब द्विबंध की बात करेंगे, एक सिग्मा एक पाई बंद है, तो जब योगात्मक अभिक्रिया होगी तो एक पाई बंद टूटेगा, और एक पाई बंद टूटेगा तो 2 सिग्मा बंद बनेंगे। एक पाई बंद टूटने से 2 सिग्मा बंद बनते हैं। एल्काइन है, उसमें त्रिबंध है, त्रिबंध में 1 सिग्मा और 2 पाईबंद होते हैं। 1 सिग्मा 2 पाईबंद त्रिबंध में होते हैं। टूटेगा उसमें पाईबंदी। क्यों टूटेगा भाई? क्योंकि सिग्मा और पाईबंद में पाईबंद दुर्बल है। दुर्बल का पहले है नंबर टूटने का, कम ऊर्जा देनी पड़ती है, कम ऊर्जा देने पर ही टूट जाते हैं। उसमें 2 बार योगात्मक हो जाएगी, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि हम एल्किल हाइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको पिछले क्लास में मुक्त मूलक के साथ साथ 2-3 नाम और बता दिए। मैंने इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में बताया, और ये कहा कि वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस अम्ल दोनों का जोड़ किया, सारे लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही है। लुईस अम्ल भी बेचारे इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो चाहे धनाहीन हो, चाहे वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो, चाहे जिनमें रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक हो, और चाहे CO2 SO2 जैसे वाले यौगिक हो जिनमें केंद्रीय परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हुआ हो और पाईबंद उपस्थित हो। पढ़ा ना, CO2 SO2 SO3 3 नाम तो लिखे थे, लुईस अम्ल होते हैं। ऐसे ही AlCl3 ZnCl2 BF3 ये लिखे थे, ये भी लुईस अम्ल होते हैं। नाइट्रोनियम, हाइड्रोनियम, H+, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, इनकी तो बात ही है, तो प्लस आ गया। और इलेक्ट्रॉन स्नेही का ठीक मैंने उल्टा बताया था। नाभिक स्नेही जो लुईस क्षार होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, और उनको 2 वर्गों में बांटा था, 2 भागों में बांट दिया। समस्त ऋणायन नाभिक स्नेही है, वो OH- हो, CN-, SCN-, OH-, H-, Cl-, Br-, वाले नाभिक स्नेही होते हैं। या जिनमें वो 2 टिमकिया हो, और 2 टिमकियों को मैं बोलता हूँ लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन। अमोनिया हो, चाहे अमोनिया के भाईबंद, अमोनिया बोलते साथ में आते हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, एल्केनेमीन, N एल्किल एल्केनेमीन, N डाई एल्किल एल्केनेमीन। जब हम लोन पेयर की बात करें, इथर, ROR, जल भी पीछे नहीं रहता है, HOH, 2 लोन पेयर है। तो जब ऐसे यौगिक जी जो या तो ऋणायन है, आयन हो गए वो तो स्पीसीज, और या ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर है, वो नाभिक नहीं है। बात ये होती है
और आप अभी कंपटीशन के हिसाब से और सीनियर के हिसाब से भी एक बात को गांठ बांध लो अभी। जैसे मैंने कहा एल्केन मुख्य रूप से मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है, वैसे गांठ बांध लो, एल्कीन व एल्काइन मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाती है। रट लो। इससे आगे आप क्या आएगा, एल्डिहाइड कीटोन या नाइट्राइल ऐसे यौगिक आएंगे, ये मुख्य रूप से उनमें भी तो पाईबंद है। एल्डिहाइड में नहीं है क्या, CHO ऐसे लिखते हो ना आप, CH ये लिखते हो कीटोन के लिए, कार्बोनिल समूह हो गया, ये साइनाइड हो गया। ये यौगिक जब ऐसे समूह होंगे, बहुबंध तो इसमें भी है, और बहुबंध आया और आपके दिमाग में घूमेगा कि योगात्मक होनी चाहिए यार, योगात्मक होनी चाहिए यार, योगात्मक होनी चाहिए यार। इनमें होती है ना, जैसे ये जैसे एल्कीन का अपन अभिलाक्षणी समूह बनाए, हम एल्काइन का बना दें, बहुबंध है इनमें, तो बहुबंध है तो दिमाग में आएगा कि योगात्मक अभिक्रिया होनी चाहिए। जैसे प्रतिस्थापन के लिए कहा था 3 प्रकार की होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो योगात्मक अभिक्रिया भी 3 ही प्रकार की होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक, मुक्त मूलक योगात्मक। अब एक बात और ध्यान दीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, क्रियाविधि, एक झटके में रिएक्शन नहीं होती है। घर पे खिचड़ी बनाते हैं तो ऐसे है क्या कि मम्मी ने पतीले के अंदर चावल लिया, दाल लिया, पानी लिया, उबाला कि यार खिचड़ी तैयार है, नहीं। पहले मिलाएंगे, पानी गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगा, फिर चावल गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगा, दाल गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगी, उसमें कोई हल्दी हल्दी मिलाई, जो भी मिलाते होंगे, वो सब मिलने के बाद में खिचड़ी बनेगी। कोई यौगिक बनता है तो ऐसे नहीं है कि आपने विकारक मिलाया और उत्पाद बन गया, ऐसी कोई मशीन नहीं है, इधर से आपने रिएक्टेंट मिलाया, उधर से आपके तो प्रोडक्ट तैयार। नो, पहले वाले बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे। तो रिएक्शन कई पदों में होती है, मान लीजिए अधिकांश अभिक्रियाएं 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, 1 से अधिक पदों में संपन्न होती है, और उन पदों में कई तेजी से होंगे, कई धीमे होंगे। जो धीमा पद है, ध्यान दीजिए इसको, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो 1 से अधिक पदों में संपन्न होगी, उसमें जो सबसे धीमा पद है, उस सबसे धीमे पद को वेग निर्धारक पद कहते हैं। फिर सुन लीजिए, 1 से अधिक पदों में कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उन पद की सभी का स्पीड कह दो, वेग कह दीजिए, दर कह दीजिए, अभिक्रिया से उत्पाद बनने की प्रक्रिया कहते हैं, उसमें अंतर होगा। और सबसे धीमा पद, सबसे धीमा पद, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, वो कहलाता है वेग निर्धारक पद। अब उस वेग निर्धारक पद में यदि इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ रहा है, योगात्मक अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, वेग निर्धारक पद में यदि इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। वेग निर्धारक पद में यदि नाभिक स्नेही जुड़ रहा है तो वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। वेग निर्धारक पद में यदि मुक्त मूलक जुड़ रहा है तो वह मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है। इसका अर्थ हुआ योगात्मक अभिक्रिया में उसका क्या नाम होगा, वो नाम डिपेंड दरअसल करता है
वेग निर्धारक पद पर, और वेग निर्धारक पद होता है सबसे धीमे वाला। जैसे कोई पेड़ से टहनी टूट रही है, पहले वो धीमे 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 वो जो गिरता है व्यक्ति वो तेज पद होता है, लेकिन जो टहनी टूटने की दर है वो स्लोवेस्ट पॉस्ट होता है, तो उसको बोलते हैं वेग निर्धारक पद। तो सबसे धीमा पद वेग निर्धारक पद है। इसलिए कोई भी ध्रुवीय अभिक्रमक है, ध्रुवीय समझते जैसे विद्युत भिन्नताओं में अंतर वाली बात कहते हैं, एल्केलाइड खुद भी ध्रुवीय ही है, तो उसमें आपको कई जगह ऐसे लिखा मिलेगा ENU। ENU का मतलब क्या हो गया? E आ गया इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन के लिए, और NU आ गया नाभिक स्नेह के लिए। कैसे? जैसे आपने लिखा HCN, तो इस HCN में अगर बंद टूटेगा तो H पर कैसा आवेश आएगा? प्लस आएगा, प्लस आएगा तो ये भाग हो गया E, और CN पे कैसा आवेश आएगा? माइनस, ये हो गया NU। चलिए मान लीजिए HOH, बंद टूटेगा, इस पर क्या आएगा? प्लस, ये हो गया E, और OH पे क्या आएगा? माइनस, ये हो गया NU। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई ध्रुवीय अभिक्रमक है, उस ध्रुवीय अभिक्रमक है तभी इलेक्ट्रॉन श्रेणी नाभिक श्रेणी की बात आएगी। अध्रुवीय तो मुक्त मूलक देता है, आपको पता है, उसके मुक्त मूलक बनने की संभावना रहेगी। तो इसका मतलब योगात्मक अभिक्रिया में E भी जुड़ेगा, NU भी जुड़ेगा, फिर भी नाम अलग अलग हो जाएंगे। एल्कीन और एल्काइन वाली अभिक्रिया में भी ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक है, और एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तब हम कहेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। जुड़ेंगे दोनों ही। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कीन और एल्काइन में जब योगात्मक अभिक्रिया होती है तो वेग निर्धारक पद में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, और एल्डिहाइड और कीटोन में जब रिएक्शन होती है तो वेग निर्धारक पद में न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। यहाँ जिस अभिक्रिया में बात कर रहे हैं वो अभिक्रिया दरअसल कैसी अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसको आप ऐसे स्टार लगा के मैं 2-3 बात बताना चाह रहा हूं आपको। पहले तो मैं यही कह रहा हूं, एल्कीन की HX समझ गए आप? हाइड्रोजेलाइड, आपका प्यारा HCl, HBr, कभी कभी HI। डरो तो यार HF से, और तो किसी से डरना ही नहीं, बिंदास होके खेलने का। HCl तो बोलते हैं ना अपन, हाइड्रोक्लोरिक नमक का अम्ल पढ़ते हैं आप, वो HX ही तो है। तो एल्कीन की HX से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है, यानी RX बनता है। क्या बनता है? RX। एल्कीन की HX से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। पहले सिंपल सी बात है ये। दूसरी बात हम कर रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। जो ये नाम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो आपके दिमाग में जो भी मैं बोल रहा था कि वेग निर्धारक पद में क्या जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा। तीसरी बात, जैसे आप हैलोजन की क्रियाशीलता पढ़ते हैं वैसे ही HX की क्रियाशीलता का क्रम। HX की क्रियाशीलता क्रम क्या हो जाएगा? HI
HBr, HCl, HF। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, हेलोजन की क्रियाशीलता क्रम ये बताया था मैंने, ये हेलोजन की क्रियाशीलता क्रम है। और ये मैं किसका बता रहा हूँ, HX, क्योंकि एक दिन मैंने एक बात बताई थी, तो याद कीजिए आप। मैंने कहा बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने से बंधित परमाणुओं की, जैसे यहाँ बंधित परमाणु कौन सा है, H और I, यहाँ कौन सा है H और Br, यहाँ H और Cl, यहाँ H और F, उसी के लिए बोल रहा हूँ मैं। बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने से बंध सामर्थ्यता बढ़ती है। बंध सामर्थ्यता मतलब पक्का बंध, मतलब पक्का, जो जो विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ेगा जोरदार बंद हो जाएगा, मजबूत। अब बताओ ज़्यादा अंतर किसमें है? आपको पता है फ्लोरीन की 4 हाइड्रोजन की 2.1, सब ज़्यादा उसमें। इसका मतलब HF के बंध बनेगा, मजबूत बनेगा। मजबूत बंध टूटेगा क्या? कठिन से टूटेगा, कठिन से। इसलिए क्या लिखा मैंने, सबसे आसानी से कौन सा टूटेगा? सबसे कम अंतर किसमें है? हाइड्रोजन की 2.1, आयोडीन की 2.7, 0.6 का ही अंतर है, 0.6 का अंतर है, 0.6 का सबसे कम अंतर है विद्युत ऋणता का। सबसे दुर्बल बंध है, सबसे दुर्बल बंध है, सबसे सरल टूटेगा। HF की विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा है, मजबूत बन गया, मजबूत। बंध सामर्थ्यता बढ़ गई, बंध सामर्थ्यता बढ़ गई तो जोर लगाएगा, हमेशा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा भाई, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। एनर्जी आएगी कहाँ से? एनर्जी तो रिएक्शन अपने आप, पुराने बंध टूटते तभी एनर्जी जनरेट होती है, उसी से तो आता है। इसलिए ध्यान रखिए, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। ये दो अलग अलग बात है। वो हेलोजन की क्रियाशीलता है, उससे तो फ्लोरीन इसीलिए शैतान, लेकिन यहाँ पर सीधा है। और आप लोग जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन बता सकता हूँ यहीं से। हाइड्रोजन हैलाइड में कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये ना तीनों, ये गैसीय अवस्था में होते हैं। HI, HBr, HCl। केवल HF कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। याद कर लो, अभी इसी वक्त याद कीजिए आप। HF कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, और HF कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, उसका एकमात्र कारण अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध है। ये बंध है ना, सबसे मजबूत बंध, हाइड्रोजन बंध, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध यदि किसी यौगिक में होता है, सबसे मजबूत, सबसे पक्का, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध होता है HF में, क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर के कारण से। तो सबसे ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बंध किसमें? HF में। इसलिए HF कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एक क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछ लेगा, आप बताइए हाइड्रोजन हैलाइड में कोई अंतर बताओ, तो HF की यदि असमानता बतानी हो तो तुरंत ये बताइए कि अंतर, जैसे H2O कमरे के ताप पर द्रव होता है, ऐसा क्वेश्चन आया आपके 11वीं में। H2S गैस होती है, वो सेम ही उत्तर है। H2O में भी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है, H2S में नहीं होता। HF भी, और वो तो फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी, सबसे पक्का बंध, हाइड्रोजन बंध यदि किसी यौगिक में है उसका नाम है HF। जल्द तो नंबर 2 पे आएगा भाई। दूसरा क्वेश्चन और बता सकता हूं, जितना आसानी से यहां बंध टूटेगा उतने ही आसानी से H मिलेगा। H हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, इन हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे ज़्यादा अपचायिक प्रवृत्ति और किसी के नहीं, उसकी होगी तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन देने वाला, और सबसे ज़्यादा आसानी से हाइड्रोजन देने वाला है HI। क्या है? HI। तो नींदों में भी पूछा जाए, कंपटीशन की ऐसी तो तैयारी होती है, नींदों में पूछा जाए कि बताओ कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड प्रबल अपचायक है, तो नींदों में बोलना चाहिए आप लोगों को HI, 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 रचाई नहीं। तो नींदा बोलना चाय चाय चाय, नो, HI।
HI नोट चाय। अब चाय सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? HI, और बंद मजबूत किस में हो गया? HF में। इसलिए कमरे ताप द्रव अवस्था में पूछा जाए तो HF, सबसे ज्यादा अपचायी प्रवृत्ति पूछा जाए HI, और हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे अधिक क्रियाशील HI होता है। रिएक्शन कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगात्मक अभिक्रिया। मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोनियम भी मैंने बता दिया था। कार्बोनियम जब कार्बन पे प्लस आ जाए, कार्बन प्लस आ जाए उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनियम। चलो इसको भी करेंगे। एल्कीन पर एक जो बात आप लोगों ने 11वीं पढ़ी है, एल्कीन पर HX का योग मार्कोनिकोफ नियम के संगत होता है। कौन सा नियम? याद आया ना, 11वीं में था मार्कोनिकोफ नियम। किसी भी असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर, देखो एल्कीन एल्काइन असंतृप्त तो है ही, मैंने दो शब्द बोले हैं। किसी भी असममित, असममित का मतलब है द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन परमाणु संख्या में अंतर होना। किसी भी असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जब HX का योग होता है, या ध्रुवीय विक्रम, अभी ध्रुवीय विक्रम बोल रहा हूं मैं मार्कोनिकोफ के हिसाब से, तो उस ध्रुवीय विक्रम का ऋणावेशित भाग, ऋणावेशित भाग, ऋणावेशित भाग, ऋणावेशित भाग, ध्रुवीय विक्रम का ऋणावेशित भाग किसी भी असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जब HX का या ध्रुवीय विक्रम का योग होता है तो उसका ऋणावेशित भाग उस कार्बन पर जुड़ता है। ऋणावेशित भाग, याद कर लेना इस नियम को, उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। या जिस कार्बन से, ऐसे समझ लो हाइड्रोजन कम जुड़े हुए हो, कम जुड़े हुए हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन देख रहे हैं, जिधर हाइड्रोजन कम जुड़े हुए हैं उस पर क्या जुड़ेगा? उस पर ऋणावेशित भाग जुड़ेगा। अब इसको इस HX के हिसाब से देखो, HX में कौन सा ऋणावेशित भाग? X माइनस हैलाइड। इसका मतलब किसी भी असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जब HX का योग होगा तो हेलोजन जो ऋणावेशित है उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम है। और हाइड्रोजन, फिर दूसरा भाग क्या रह गया? हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। मार्कोनिकोफ नियम एल्कीन पर ध्रुवीय विक्रम का योग बताता है। मार्कोनिकोफ इस नियम को भी अभी और आगे पढ़ेंगे अपन। 1 मिनट इसको आप उतार लीजिएगा। एल्कीन पर HX का ये उतारो आप, फिर मैं भी मार्कोनिकोफ नियम आपको लिख के बताता हूं। तो मार्कोनिकोफ ने क्या कहा? किसी भी असममित असंतृप्त, अब देखिए मैं असंतृप्त बोल रहा हूं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक की बात करूंगा। एक बहुत सिंपल उदाहरण लीजिए आप, एकदम सरल उदाहरण है। ये है एथीन, ये है ब्यूटीन। ये दोनों देखिए द्विबंध के तरफ, दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है। समान है तो ये हो गए सममित एल्कीन। सिमेट्री है ये, सममित बोलते हैं इसको। जबकि यही बात मैं ये बोलता हूं प्रोपीन,
एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है, अलग अलग हो गया ना, असममित है ये। मैंने बोल दिया ब्यूटवेनिन, एक तरफ कितने कार्बन है 3, दूसरी तरफ कितने हो गए 2, तो ये हो गई, ये दोनों जो मैं बोल रहा हूं ये है असममित। कार्बन की संख्या पर है, आपने ऐसा लिखा RCH डबल बॉन्ड CHR, इसका मतलब द्विबंध युक्त कार्बन से ये दोनों एल्किल समूह समान है, सम्मित हो गया। और जो ही आपने ये लिखा, इधर देखो ये कार्बन बढ़ गया, तो ये हो गया असम्मित। मार्कोनिकोव नियम की हम जो बात करते हैं असम्मित की, देखिए आप HX का योग करेंगे, मैं चलो पहले रिएक्शन पे आता हूँ। ये एथीन है और इसकी आपने क्रिया की HCl से, एकदम सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करनी है। जब आपने रिएक्शन की तो अब आप देखिए कि सम्मित होने से आप बनता है इधर की तरफ, क्योंकि ये ध्रुवीय विक्रमण के संपर्क में आ रहा है, ध्रुवण होगा इस बंध का, पाई बंध टूटेगा, एक पाई बंध टूटेगा, 2 सिग्मा बंध बनेंगे, एक कार्बन से H जुड़ेगा, दूसरे से Cl जुड़ेगा। तो चाहे आप इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बनना क्या है? CH3 CH2 Cl, एक तरफ H जोड़ दिया, दूसरी तरफ Cl जोड़ दिया। लेकिन मार्कोनिकोव नियम क्या है? मार्कोनिकोव नियम जो मैं भी बोल रहा था, किसी भी असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी भी असमित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर ध्रुवीय अभिकर्मक का योग होता है। HX एक ध्रुवीय विक्रमक है, जल भी ध्रुवीय विक्रमक है, HOCl लेते हैं ध्रुवीय विक्रमक है। जब ध्रुवीय का योग होता है तो ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कह दो, ऋणात्मक ऋणावेश कह दो, ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब इस नियम को पूरा भी कर सकते हैं आप, इसका उल्टा कर लीजिए, ऋणावेशित भाग का जुड़ रहा है उस कार्बन जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम हो, तो धनावेशित भाग कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो। अब मैं इसे HX के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, अर्थात यहीं लिख देता हूँ मैं एक बार HX के लिए, अर्थात HX का योग होने पर X कम हाइड्रोजन युक्त कार्बन व H उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ H की संख्या
ज़्यादा हो। क्लियर? HX के हिसाब से बात करें तो H कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है पहले से, और X कहाँ जुड़ेगा? X वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। वैसे ये जनरल रूल है, ये HX के लिए नहीं है सिर्फ, ये सारे ध्रुवीय विकर्मक के लिए है। कोई भी ध्रुवीय विकर्मक जब एल्कीन या एल्काइन पर आक्रमण करता है और यदि वो एल्कीन व एल्काइन असम्मित है, असम्मित का मतलब होता है एक तरफ ज़्यादा कार्बन द्विबंध के या त्रिबंध के, दूसरी तरफ कम कार्बन, उसी को असम्मित बोलते हैं। असंतृप्त ये है ही, द्विबंध या त्रिबंध युक्त यौगिक असंतृप्त होते ही हैं। और जैसे मैंने कहा जब योग होगा तो एक पर धनावेशित भाग जुड़ेगा, दूसरे पर ऋणावेशित भाग जुड़ेगा। और ये भी मैंने बताया कि जो धीमा पद होता है वो धीमा पद कैसा कहलाएगा? वेग निर्धारक पद। उस वेग निर्धारक पद में क्या जुड़ेगा? उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा। इस बात को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि ये है प्रोपीन, इस प्रोपीन पर अपन योग कर रहे हैं, किसका योग कर रहे हैं? HX का। किसका योग कर रहे हैं? HX का योग कर रहे हैं। HX का योग कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा अलग कलर से लिखा है कि इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन न्यून भाग और X हो गया इलेक्ट्रॉन धनी भाग। तो मार्कोनिकोव क्या कहता है? मार्कोनिकोव ये कह रहा है कि उत्पाद क्या बनेगा? दरअसल उत्पाद बनेगा, अब बताओ हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। अरे यहां नहीं जुड़ेगा भैया, यहां तो एकल बंध है, टूटेगा बंध कहां? बंध तो ये टूट रहा है, पाई बंध टूटेगा, ये बताया ना आपको, पाई बंध टूटेगा। पाई बंध अब इनमें देखो कहाँ है, इसमें दो का हाइड्रोजन, इसमें एक है, ज्यादा कौन से में है? दो वाले में है। तो ये मान लो आपको ज्यादा भी याद नहीं रहे तो हाइड्रोजन उस कार्बन में जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब ये यौगिक बनेगा 2 हेलो प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोपीन की HCl से क्रिया करने पर, प्रोपीन की HCl से क्रिया करने में मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन? तो आप कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। तो कौन से नियम से? मार्कोनिकोव नियम से। और इसके लिए आपको इसकी क्या आनी चाहिए? इसकी आनी चाहिए आपको क्रियाविधि। क्या आनी चाहिए? अब मैं इसी की क्रियाविधि समझाता हूं आपको। देखो समझिए आप क्या होता है। दरअसल ये प्रोपीन है ना। अब एक्चुअली जब आप HX का योग करेंगे, ये लो मैं एक बार HX लिख रहा हूं और यहां क्या लिख रहा हूं? मंद। कई जगह यहाँ सिर्फ H+ लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब इस बात को समझे कि ये क्या कर रहा है? मेथिल, ये मेथिल पीछे डुक मार रहा है। डुक एक प्रभाव आता है, प्रेरणिक प्रभाव। कभी सुना हमने छुक छुक रेलगाड़ी खेल? सुना छुक छुक रेलगाड़ी? छोटे थे ना, छोटे थे गाड़ी खेल होता था, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डब्बे डब्बे डब्बे। आगे आगे वाला क्या होता है? सबसे आगे वाला वो था इंजन, बाकी क्या हो गए? डब्बे। और इंजन क्या कहता? इंजन ऐसे चलता, छोटा बच्चा ना वो एक्शन करता जैसे सारे डिब्बे को वो खींच रहा है। रेलगाड़ी का एकदम बनाता वो क्लाइमैक्स, और वो क्या कहता? टी, और फिर छुक छुक छुक। तो पीछे वाले डब्बे क्या करते? धीमे धीमे चलते, छुक छुक छुक। अब पीछे वाले डब्बे चल रहे हैं, आगे वाला डब्बा खींच रहा है। कैसा प्रभाव है ये? यही तो प्रेरणिक प्रभाव है। रेल का इंजन, कभी रेलगाड़ी नहीं चलती है, ध्यान रखना है मित्रों, रेल का इंजन चलता है, डब्बे तो उसके साथ खींचते हैं। प्रेरणिक प्रभाव इस तरह का जब होता है, जब रेल का इंजन वाली बात कर रहा हूं, वो -I प्रभाव है। -I प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। जैसे Cl, Br, I
हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा विद्युत ऋणता जिनकी होती है, वो यदि समूह उस कार्बनिक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बनिक श्रृंखला में एक स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है और उस प्रभाव का नाम है प्रेरणिक प्रभाव। वो समूह ही प्रेरणा दे रहा है। Cl, Br, I, OH, Cn, NO2, NO2, COH, ये सारे माइनस आई वाले हैं। और प्लस आई में तो बेचारे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ये मान लो मोटे रूप में एल्किल समूह में प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। प्लस आई का मतलब धक्के देना। कई बार आगे लाइन लगी हुई होती है, अभी राशन की लाइन लगती है, क्या करते हैं लोग, पीछे से धक्का दे, भाई जी बस में चढ़ते हो, भीड़ लगी हुई है, क्या करते हो, भाई जी यार चढ़ो, भाई जी यार चढ़ो, भाई जी। क्या कैसा प्रभाव हो रहा है ये, प्लस आई प्रभाव। तो धक्का दे रहे पीछे से, लो, कभी ध्यान है क्या, अचानक गाड़ी रुक गई, कभी कच्चा बच्चे में फंस जाओगे ना तो ड्राइवर बोलेगा पीछे उतरो, आप धक्के दो, तो क्या प्लस आई प्रभाव करना है क्या, वो धक्का देना प्लस आई प्रभाव है और खींचना माइनस आई प्रभाव है। इंजन माइनस आई है, गाड़ी रेत में फंस गई, पीछे से धक्का दे रहे हो, प्लस आई है। एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। ध्यान रखना, हमेशा रट लो इस बात को। जो जो कार्बन की संख्या बढ़ेगी एल्किल समूह में, त्यों त्यों प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा। क्या बताया मैंने, जो जो जैसे मेथिल से एथिल ज़्यादा प्रदर्शित करेगा, जैसे प्रोपिल, प्रोपिल से ब्यूटिल, जो जो कार्बन की संख्या बढ़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर जो एरो लगाऊंगा, वो एरो क्या लगाऊंगा, वो एरो लगाऊंगा ये। इधर क्यों लगा दिया बताओ, प्लस आई प्रभाव है। कैसा प्रभाव है, प्लस। अब ये पीछे से दे रहा धक्का, पीछे से धक्का दे रहा तो क्या होगा भाई, पीछे से धक्का देने से ये ऐसे ध्रुवण आएगा। ध्यान रखना आप, ठीक सही है। इसलिए प्लस आई प्रभाव दर्शाया। पाई इलेक्ट्रॉन किस पर स्थानांतरित होंगे, इस कार्बन पे होंगे। इस कार्बन पे होंगे तो जिधर ये एरो आया है उस पर कैसा आवेश आएगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाके करेंगे, मुंह टिकेगा, टक, बन टूटेगा, झट, इलेक्ट्रॉन जाएगा टक, CH2 वाले पे गए, कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस। इस पे कैसा आ जाएगा, प्लस। तो यहां दो संभावनाएं, इसको समझो आप, क्यों ये मैकेनिज्म होते, मैकेनिज्म का अर्थ समझ। यहां दो संभावना मैं इधर लिख रहा हूं एक बार। एक संभावना ये है कि यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाता पहले, तो यहां कैसा आवेश आता, प्लस। और दूसरी संभावना ये है कि हाइड्रोजन यहां जुड़ जाता, सॉरी यहां जुड़ता तो इस पर आता प्लस। आप बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल, ये क्वेश्चन आता है। दोनों में से स्थायी कौन सा है, तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि सर सेकेंडरी ज़्यादा स्थायी है। मुक्त मूलक और कार्बोनियम के स्थायित्व का एक क्रम होता है, तो ये द्वितीय कार्बोनियम में ज़्यादा स्थायी है, द्वितीय कार्बोनियम में ज़्यादा स्थायी है। इसलिए आप ये समझिए कि ये ज़्यादा स्थायी है, ज़्यादा स्थायी। क्यों, 2 डिग्री कार्बोनियम, ये कौन सा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री और 2 डिग्री ज़्यादा कौन सा स्थायी है, 2 डिग्री है। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि जब आप मैकेनिज्म लिखेंगे तो पहले स्टेप में चूंकि द्वितीय कार्बोनियम आयन का स्थायित्व तो ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ जुड़ेगी H। ध्यान देना, मंद पद, मंद पद का मतलब धीमा पद, धीमा पद का मतलब वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद में इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ रहा है या नाभिक से नहीं जुड़ रहा है। H प्लस क्या है, प्लस वाला क्या है, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन न्यून है या धनी है, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन न्यून है, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन न्यून है तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, और प्लस वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वेग निर्धारक पद में
इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ने से बनने वाला कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी है। तो पहले पद में ये जुड़ने से इसका नाम हुआ, देखिए H प्लस जुड़ा, ये X नहीं जुड़ा है। X को तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार, चाहे आप सिर्फ H प्लस से भी स्टार्ट कर सकते थे। फिर X प्लस क्या करेगा, X प्लस यहाँ जुड़ेगा और यहाँ अपन लिखेंगे तीव्र, फास्ट स्टेप हो गई। और ये स्टेप होते ही ये बन जाएगा CH3 CH Cl CH3। तो इसकी जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को आपके ध्यान होना चाहिए कि क्या कारण है, कि आपको किसका ध्यान देना है। इसलिए मैंने पहले पॉइंट में भी लिखा, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है और वहीं आपके समझ में आना चाहिए। तृतीयक बन रहा है सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा स्थायी है, द्वितीयक उससे कम है, प्राथमिक उससे कम है, मैथिल सबसे कम स्थायी होता है कार्बोनियम। तो कार्बोनियम आयन के स्थायित्व के आधार पर आप इस क्रियाविधि को समझ करके इस बात को, ज़्यादा भी याद नहीं हो, चलो आपको तो ज़्यादा क्या बताएं, इतना जरूर याद कर लीजिए, हाइड्रोजन उस कार्बन में जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, और हेलोजन उस कार्बन में जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। क्लियर है ये तो। और इसमें भी मैंने बता दिया कि जो क्रियाशीलता क्रम क्या है, HI HBr HCl और HF, ये क्रम होता है, समझ रहे। तो HI यदि है तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होना है। इस पर फिर आप कुछ और रिएक्शन आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये आ गया और आपको पूछ लिया कि बताइए इसमें कौन सा उत्पाद बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि ये एरो किधर जाएगा, क्योंकि ये प्लस आई प्रभाव वाले समूह देखो मेथिल। और वैसे भी नियम से कर लो आप, हाइड्रोजन उस कार्बन में जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ क्या जुड़ जाएगा, I, और यहाँ जुड़ जाएगा CH3, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। कौन से नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन उस कार्बन में जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, और हेलोजन उस कार्बन में जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम है। या ध्रुवीय विक्रम का ऋणावेशित भाग उस कार्बन में जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, और धनावेशित कार्बन उस कार्बन में जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है। अब देखिए इस रिएक्शन में एक बात और जो आपको ध्यान में होगी, HBr का योग, HBr का योग। जब आप मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ते हैं तो आपको पता है इसका एक विपरीत नियम भी होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। चूंकि इस नियम को खरास नामक वैज्ञानिक ने, नाम है ये, वैसे खरास मिठास नहीं है, खरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, क्या कह रहे हैं अपन, कई नाम बोल रहे हैं इसमें, क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ, नाम से पता है मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होगा। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम केवल HBr प्रदर्शित करता है, और वो भी कब, जब पेरोक्साइड उपस्थित हो। कार्बनिक पेरोक्साइड हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का जब योग होता है तो अंतिम उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। इसे ही हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। किसी भी असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पेरोक्साइड की उपस्थिति में
की उपस्थिति में जब HBr का योग होता है तो अंतिम उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है। शॉर्टकट ही बता रहा हूं मैं। अर्थात H उस कार्बन में जुड़ेगा, अर्थात जरूरत ही नहीं, आप समझ गए कि मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत। चलो इतने लिख लो, आगे आप समझ सकते हैं पूरी बात, एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे अपन कि जब HBr का योग करेंगे तो अंतिम उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत। कब? जब पेरोक्साइड उपस्थित है। कौन सा होना चाहिए? पेरोक्साइड। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है CH3 CH CH2, मैंने वही लिखी है वापस, ध्यान देना ना आप। यहाँ मैंने लिखा HBr और यहाँ मैंने लिख दिया ROR। और भी कई पेरोक्साइड है, वो बताऊँगा कहाँ कहाँ से मुक्त मूलक प्राप्त हो सकते हैं। तब विपरीत का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन उस कार्बन में जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम है। हाइड्रोजन उस कार्बन में जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम है। इसका मतलब हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और अंतिम उत्पाद ये बन जाएगा। दोनों में क्या अंतर होता है? यह है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। कैसी है? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। अब इसकी भी चलो ये मुक्त मूलक योगात्मक क्रिया विधि भी करेंगे, लेकिन एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि केवल HBr यह है प्रभाव दर्शाता है, क्यों? भाई कोई कहता है कि बाकी क्यों नहीं दर्शाते हैं? केवल HBr ही यह प्रभाव क्यों दर्शाता है, बाकी क्यों नहीं दर्शा रहे? तो इसमें ये जो मुक्त मूलक की बात करते हैं, मुक्त मूलक जब बंद तोड़ता तो ऊर्जा मुक्त मूलक में कमी होती है तोड़ने के लिए। इसलिए शॉर्ट में पढ़िए आप, HF व HCl की आबंध ऊर्जा अधिक होती है। अतः मुक्त मूलक प्राप्त नहीं होता। ये लिख दे एक बार। HI का समांश विखंडन होता है, लेकिन I मुक्त मूलक I2 में परिवर्तित हो जाता है। शॉर्ट में बता दिया मैंने कि इसको समझ लो आप। HF और HCl का तो समांश विखंडन होगा ही नहीं। समांश विखंडन नहीं होगा, विषमांशी होगा। तो समांश विखंडन नहीं होगा तो मुक्त मूलक प्राप्त नहीं होगा। समांश विखंडन नहीं होगा तो मुक्त मूलक प्राप्त नहीं होगा। HI का समांश विखंडन हो सकता है, लेकिन आयोडीन मुक्त मूलक का आकार बड़ा होता है दरअसल, तो वो तुरंत किसी में बदल जाता है I2 में। इसका अर्थ हुआ कि पेरोक्साइड
से जो मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा है वे केवल HBr का ही समास कर तो दोनों करेंगे, HBr का भी करेंगे, HI करेंगे, लेकिन ये क्रियाविधि से जो उत्पाद बनेगा वो केवल HBr के द्वारा ही संभव है। ये ध्यान है आप। इसका मतलब हुआ कि यदि प्रोपीन की इन दोनों में अंतर है, देखिए यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मार्कोनिकोव नियम से होगा, तब बन जाएगा CH3 CH Br CH3 और जो पेरोक्साइड लिख दिया उत्पाद बनेगा CH2 CH2 Br। तो HBr के लिए जो कार्बनिक पेरोक्साइड है वो कार्बनिक पेरोक्साइड जिसके बारे में बोल रहा हूँ ROR के बारे में या HOH भी हो सकता है, वो कैसा विखंडन करेंगे, वो समास विखंडन करेंगे। उनका पहले समास विखंडन होगा, फिर HBr का होगा, Br मुक्त मूलक बनेगा, फिर वो इसके ऊपर कल करेंगे कि किस प्रकार से दोनों क्रियाविधि में अंतर है। लेकिन आज आप लोग इलेक्ट्रॉन से ही योगात्मक अभिक्रिया बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वो आपको करनी है। चलो मैं इसकी क्रियाविधि बड़े फास्टली एक बार भी देता हूँ। नीचे वाले की लिख रहा हूँ, इसको आज उतार लिख, कल आपको मैं समझाऊंगा कि जो ROR है पहले इसका समास विखंडन होगा, RO मुक्त मूलक बन जाएंगे। ये जो RO मुक्त मूलक है ये HBr है, HBr का समास विखंडन करेंगे ROH और ब्रोमीन मुक्त मूलक बनेगा। ये ब्रोमीन मुक्त मूलक ये एक स्टेप है। इसके बाद ये ब्रोमीन मुक्त मूलक एल्कीन का समास विखंडन करेगा और जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी दो तरह के मुक्त मूलक बनेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक। तो आपको पता है ज़्यादा स्थायी कौन सा है, द्वितीयक मुक्त मूलक। इसमें मुख्य उत्पाद ये बन जाएगा CH2 Br और लास्ट स्टेज में CH3 CH CH2 Br प्लस HBr CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br मुक्त मूलक। एक तरह से ये श्रृंखला प्रारंभ करने वाला है, जारी रखने वाला है, समापन है। इसको अपन कल विस्तार से करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके बात दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि ये कैसे, देखो इसका जो समास विखंडन हुआ मुक्त मूलक नहीं होता तो समास होता ही नहीं, क्योंकि ये ध्रुवीय विक्रमक था और ध्रुवीय से विस्मांस होता, विस्मांस होने से मार्कोनिकोव संकलन होता। ये मुक्त मूलक आ गया बीच में और मुक्त मूलक आने से HBr का समास विखंडन कर दिया। जैसे यहाँ आप देखिए HBr का समास विखंडन हो रहा है, Br मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा है। ये Br मुक्त मूलक दो संभावना है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है। कहाँ जुड़ेगा, जहाँ से स्थायी मुक्त मूलक बनेगा और द्वितीय मुक्त मूलक का स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसलिए मुख्य उत्पाद ये बन रहा है। इसको और कल अपन विस्तार से करेंगे। साथ में ही कल अपन करेंगे असंतृप्त यौगिक का जो परीक्षण आपने 11वीं में पढ़ा कि किस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में एल्कीन की ब्रोमीन से क्रिया करने और ब्रोमीन का लाल रंग गायब होता है और उस लाल रंग के गायब होने के साथ ही हम पहचान करते हैं कि एल्कीन या इस यौगिक में असंतृप्तता है। ये कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।